बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यार भाई। न्यूज़ की खुसूसी बजट नशरियात में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत अहम है आज का दिन, इसलिए कि आज के दिन हुकूमत पाकिस्तान ने बताना है कि उसने अगले 365 दिनों के लिए, जो कि इस माली साल के हैं, जो कि अगले आने वाले माली साल के हैं, क्या तखमीना लगाया है, क्या अंदाज़ा लगाया है, किस शोबे के लिए, किस सेक्टर के लिए कितना बजट मुख्तस किया है, जिसकी बिना पर, चूँकि जिस तरह हम हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि चाहे कोई भी मौजू हो, एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस बात से वो ये है कि भाई मेरा मयार ज़िंदगी बेहतर होगा या बदतर होगा, चीनी, आटा, दाल, रोटी, मेरे रहने की छत, मकान, ये सब बेहतर होगा या नहीं। इस सब का ताल्लुक है बजट से कि हुकूमत वक्त ने प्लान क्या किया है, रियासत ने, हुकूमत ने प्लान क्या किया है कि हुकूमत की उमूर चलाने किस तरीके से हैं माली तौर पर। वो दिन आज का दिन है जब आपसे कुछ घंटों बाद जनाब शौकत तरीन साहब बजट पेश करेंगे। इकरार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जिस तरह आपने भी कहा कि एक आम आदमी बड़ा ज़ाहिर उसको तो ये है कि मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे घर का क्या इंतजाम होगा। कल हम गए और हमने लोगों से पूछा कि बजट से कोई आपका ताल्लुक वास्ता है, कोई बजट को देखने के लिए बेताब हैं आप, या तो अब मुझे लगता है लोगों की तवक्कुआत या उम्मीदें, जैसे हम अपने बचपन में अपने घर वालों के साथ बाकायदा बैठा करते थे कि जी कौन सी चीज़ महंगी होगी, कौन सी चीज़ सस्ती होने जा रही है, किस पे टैक्स लगेगा, किस से टैक्स हटाया जाएगा। सही है। तो अब वो शायद लोगों का ताल्लुक वास्ता रहा नहीं कुछ ज़्यादा, जो मुझे कल गुफ्तगू करके अंदाजा हुआ लोगों से। थोड़ा पैकेज अगर आप इजाज़त दें तो दिखाते हैं लोगों को कि क्या बातचीत हुई हमारी मुख्तलिफ ताजरों से। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सदर में, और यही मेरे अक़ब में कराची की मशहूर ज़ैनब मार्केट भी वाक़ है। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट के हवाले से उनकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, यानी वो क्या चाहते हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या करे, और साथ ही ये सवाल भी करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कितना टैक्स अदा करते हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि उनकी इस बजट से क्या तवक्कुआत हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान की इकॉनमी में। बजट में तो देखा जाए तो सारे जितना भी ना गरीबों का ख्याल किया जाए। अच्छा, क्या गरीब जो है, गरीब है, मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, वो लोग जो कमाते हैं, जो बरसरे रोज़गार हैं, आपके ख्याल में वो कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स देने के हवाले से? सारी जितनी मार्केट में भी इस मार्केट का दुकानदार हूँ, हर आदमी यहाँ टैक्स देता है। बाकी टैक्स के तो जाहिर सी बात है पूरा दे रहा है, जब भी तो रोना रो रहे हैं, वरना क्यों रोड पे अब हड़तालें करेंगे हम और बातें करेंगे कि मार्केटें खोलें। सब चीज़ें दे रहे हैं, जो आदमी पूरा दे रहा है वो तो चाह रहा है कि हर वक्त मार्केट खुली रहे। मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कितने फीसद लोग सही जेन्युइन टैक्स देते होंगे? अल्लाह का वादा, बहुत कम लोग हैं वैसे, और तवक्को सारे करते हैं, लड़ने के लिए सब पहुंच जाते हैं, एहतजाज सब करते हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र देते हैं। टोटल 5 से 7 लाख लोग टैक्स देते हैं। उनमें वो भी है जो मेरे जैसे सैलरी वाले लोग हैं, जिनका कटना ही कटना है, वो देना चाहें ना देना चाहें। इसका मतलब है 22 करोड़ लोगों में से चंद हज़ार हैं जो अपनी मर्जी से टैक्स देते हैं, वो भी पूरा देते हैं, नहीं देते अल्लाह जानता है। बस देना चाहिए, ये तो हुकूमत की आगे पॉलिसियाँ चलेंगी कैसे, अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो देने चाहिए टैक्स को। मांगते हम सब हैं, देते हुए ज़रा थोड़ा आवाम का फ़र्ज़ है, मतलब टैक्स है, फ़र्ज़ कीजिए। बिल्कुल देती है सर, सबकी सब देती है, सबकी सब तो जाहिर सी बात नहीं देगी ना सर। आप गिव एंड टेक होता है, जितने परसेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट इतना परसेंट अगर हमें रिटर्न दे रही है तो मजीद बढ़ेगी। अच्छा, इस तरह तो फिर मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए ना? मसलन मैं कहूँ यार मैं तो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी खुद करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड घर पे रखना पड़ता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे आप बिजनेस से रिलेटेड टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं। अब बिजनेस जो है मेन हब है, सही है, जो आपको पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। हमारे अपने मुतालबात हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जो टैक्स पेयर हैं 1% पूरे नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं ना, हमने टैक्स छोड़ा तो नहीं है। जब से हमने होश संभाला है कि कभी भी एक आम आदमी के फायदेमंद बजट कभी भी नहीं आया। वही जुमला हमने सुना, लफ्जों का गोरख धंधा, बस वही है। अब आ जाते हैं आवाम के ऊपर। हमारी तवक्कुआत तो सबकी हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि इस गवर्नमेंट से बड़ी तवक्कुआत है, लेकिन क्या आवाम जो रियासत की तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरती है? मसलन टैक्स देना पूरा, क्या हम सब लोग 100% टैक्स देते हैं? देखिए 100% तो नहीं देते। देखिए मैं भी जैसे आपसे मैं मुखातिब हूँ, मुझसे मुखातिब हैं, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेड हूँ, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स पेड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखें जो आम आदमी टैक्स पेड नहीं कर रहा, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में से साबुन है और टूथपेस्ट है, निकल रहा है। इवन ये कि जो बिजली के बिल में हम टीवी का लाइसेंस दे रहे हैं उसका भी हम लोग पे कर रहे हैं, हमारे घर टीवी नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहने का मकसद ये है कि हमें आवाम को पूरी फैसिलिटी दें। फिर यूरोप की तरह, अगर आप यूरोप की तरह टैक्स हमसे मांग रहे हैं तो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करें। पहले टैक्स आएगा तो फैसिलिटीज आएंगी ना। आवाम कब ठीक होगी? 22 करोड़ में 5-7 लाख लोग टैक्स देंगे तो कैसे चलेगा मुल्क? मैं खुद एक बिजनेस करता हूँ और मैं खुद फाइलर हूँ, और ये इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि शऊर पैदा हुआ तो मैं भी फाइलर बना। ठीक है, अब ये कि वो में आ गए, बिल्कुल वो उस हम स्लैब में आ गए, लेकिन मसला वही है कि वो उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह आवाम जो है वो अगर कोऑपरेट करती है
तो वो कुछ एक्सपेक्ट करती है। कोई भी टैक्स सही पूरा नहीं कर रहा उसकी क्या वजह है फिर? हम तब हुक्मरानों पे सर, ब्लेम मसला सर हमें जो हुकूमत सिखा रही है ना, चोरी सिखा रही है। हर कोई बोलती है उन्होंने पॉलिटिशियन है, उन्होंने पैसे मार दिए बंदे, उन्होंने जो पैसे आएगा हर चीज़ के अंदर कमीशन वो खा जाता है। अवाम भी वही कर रही है, अवाम को कुछ नहीं रिलीफ मिल रहा, अवाम भी टैक्स चोरी करके खा रही है। ये टैक्स तो गवर्नमेंट ने करना है ना, कोई हम तो जाके नहीं गवर्नमेंट को बोलेंगे हमारे पे टैक्स लागू करें। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जब गवर्नमेंट ही काम नहीं करेगी तो आम आवाम या ठीक बात है। अच्छा, इसमें बिल्कुल ये मैं बार बार पिछले साल भी मैंने अर्ज किया था कि शऊर और आगाही देने की ज़रूरत है टैक्स के हवाले से। तो क्या टैक्स दे रहे लोग, नहीं दे रहे? मतलब आप जिससे पूछिए वो दे रहा है। ये तो कौन लोग जो नहीं दे रहे? तो ये तलाश करना पड़ेगा। लगता है इस काम को भी सरेआम की टीम को अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं सोच ये रहा था कि लोग दुरुस्त कहते हैं कि इतना पेचीदा है आज तक ये टैक्स फाइलिंग का मामला कि हमें भी ज़ाहिर किसी न किसी वकील को या किसी लॉयर को या किसी ऐसे टैक्स वाले को कंसल्ट करना पड़ता है। आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे वैक्सीन आपने मेक श्योर कर रहे हैं कि जी जो फर्ज कीजिए सरकारी अफसरान हैं उनको उनकी तनख्वाहें नहीं रिलीज होंगी या आपके मुख्तलिफ जगहों पे दाखिले पे पाबंदी होगी, तो इस तरह से अगर आप टैक्स नेट में लोगों को लेकर आ जाएं एक बार तो चीजें बड़ी ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। उम्मीद इसलिए है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। नए वजीर खजाना, वैसे हर वजीर खजाना कहते हैं, शौकत तरीन साहब ने बहुत पैशनेटली ये बात कही है कि हम मेक श्योर करेंगे, हम टैक्स रेट नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स बेस बढ़ाएंगे। जो पॉइंट ऑफ सेल्स उन्होंने कहा है हम 80,000 मजीद इसमें इजाफा करेंगे और ऐसा मैकेनिज्म बना देंगे कि हर जो खरीदने वाला है वो दुकानदार के गले पड़ जाएगा कि नहीं भाई मुझे कच्ची पर्ची नहीं चाहिए, मुझे बाकायदा पर्ची चाहिए, उस पर भी इनामात मिलेंगे। बड़ा एम्बिशियस प्लान लगता है, ऐसा होता है नहीं? देखते हैं, जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं मेहमानों से। मशहूर मारूफ ताजिर सनतकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब AKD अकील करीम लेडी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब जो कि ऑफ कोर्स फॉर्मर गवर्नर भी रहे सिंध के, प्राइवेटाइजेशन के सारे प्रोसेस को उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक अरसे तक उन्होंने देखा है और ज़ाहिर मीशत के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। दोनों हमारे साथ मौजूद। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अगर हम अलग अलग सेक्टर से बात कर लेंगे, टैक्सेशन से आगाज हुआ है तो अगर यहीं से शुरू कर लें तो अकील भाई पहले आप बताएं, क्योंकि आप एक ताजिर हैं, फिर मैं जुबैर साहब का एनालिसिस लूंगा। ये मैंने तो अपने 10 साल से बजट नशरियात कर रहा हूं, मैं सुनता हूं हर दफा बजट देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाता है। टैक्स पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाता है। टैक्स देने वालों को मराद दी जाएंगी, मुझे तो कोई नजर नहीं आई। एक वजीर खजाना ने कहा एयरपोर्ट पर जो है वो अलग से हम प्रोटोकॉल के नए कवानीन वज़ा कर देंगे कि जो टैक्स पेयर होगा उसकी अलग लाइन होगी, जो फला होगा। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। ये बहुत मुश्किल काम है क्या ये करना, जो हर कोई कहता है और कोई कर नहीं पाता? मेरा अपना ये ख्याल है कि इस बजट में गवर्नमेंट के पास पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि कुछ गुंजाइश बनी है कि ये कोई अच्छा बजट दे सकते हैं। अच्छा। पिछले बजट में तो मैं आपको ये कहूंगा कि गवर्नमेंट के मामला इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो डेफिसिट वगैरह हम जिस पे पहुंचे हुए थे उससे हमें निकलना था। लेकिन इस दफा के नंबर ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा चुकी है। अकील भाई स्पेसिफिक बताएं ना कि आप कौन से नंबर जिनके से आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस माजी की हुकूमतों से ज्यादा है, इसलिए कि ठीक है जीडीपी 3.9 तक पहुंच गए, लेकिन एवरेज पिछले 5 सालों में तो 4+ रहा है, 4% से ऊपर रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 आपने अपना रिजर्व बेहतर कर दिया, $29 बिलियन आपने अपना रुपी स्ट्रॉन्ग कर दिया। नंबर 3 आपने अपना करंट अकाउंट सरप्लस कर लिया। नंबर 4 आपने अपना फिस्कल डेफिसिट कम किया। ये बहुत कम होता है और इसको ये जो अचीव करना है ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम छोटी बात नहीं कह सकते। नंबर 3 के प्राइवेट बोरोइंग बढ़ी है, जो पहले कभी भी हम नहीं देख रहे थे। पहले स्टेट बैंक और गवर्नमेंट आमने सामने खेलते होते थे। पहली दफा देखा है हमने कि इतनी बड़ी बोरोइंग बढ़ी है जिसकी वजह से बहुत ह्यूज एक्सपेंशन होने जा रही है। तो ये आप अच्छा ठीक है जुबैर भाई ऑडियो शायद हाँ ठीक है आपके पॉइंट आ गया जुबैर साहब। ये अकील साहब समझते हैं कि फिस्कल स्पेस नंबर से सपोर्ट किया अपने आर्गुमेंट को। इस गवर्नमेंट के पास इतना है कि वो ये इक़दामात ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा अकील भाई से बात करें तो पूछेंगे कि क्या एग्जैक्टली, बिकॉज शौकत तरीन साहब तो खुद कह चुके कि हम टैक्स को टैक्स ही करेंगे। IMF कह रहा है 150 अरब रुपया और लगाओ, 130 अरब मिलता है, एक 150 और लगाओ, जो कि हमने मना कर दिया IMF से। तो फिर क्या गवर्नमेंट क्या करे कि टैक्स वसूलियां भी बढ़ जाएं, IMF भी नाराज ना हो, आवाम पे भी बोझ ना पड़े? जुबैर साहब
अच्छा, एक तो ये जाहिर है बहुत ही चैलेंजिंग मरहला होता है बजट प्रेजेंट करना कि सबको खुश करे। सब खुश हो ही नहीं सकते बिकॉज ज़ाहिर इतने स्टेक होल्डर्स होते हैं, आम अवाम भी हैं, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, दूसरे क्लासेस भी हैं, तो सबको बैलेंस ही करके चलना पड़ता है। बट इकरार भाई को मैं एक जो वो अभी वो दिखा रहे थे अपना, मैं एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में जो क्योंकि टैक्स के हवाले से जब बात होती है कि इतने कम टैक्स पेयर्स हैं, वो जब बात होती है इकरार भाई तो वो डायरेक्ट टैक्सेस की बात होती है। और ये बिल्कुल अच्छी बात है कि डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होना चाहिए, और चूंकि डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा नहीं होता तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन करनी पड़ती है। यानी कि चीनी जो भी लेने जाता है, गरीब जाहिर है लेने जाता है आटा या कोई भी और चीज, दवाई, उस पर टैक्स होता है, पेट्रोल, तो वो पाकिस्तान में टैक्स पेयर तो तकरीबन हर शख्स है, सही। कुछ डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन खराब चीज होती है बिकॉज उससे जिसको कहते हैं ना इन्फ्लेशन में भी इजाफा होता है, टारगेटेड नहीं होता और जी टारगेटेड नहीं होता। और इस हुकूमत के हवाले से अगर आप जो इतनी बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे ना, ऐसे लगता था अमेरिका में बैठे मॉर्गन स्टैनले पता नहीं मैरिल लिंच से आए हुए कि जी डायरेक्ट टैक्सेशन का जब तक नहीं इजाफा होगा। अब तनासुब जो है वो कम हो गया है डायरेक्ट टैक्सेशन का पिछले 3 साल में कंपेयर टू इनडायरेक्ट। 40% से गिर के 35% हो गया है डायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब। जी, तो ये जो है ना, ये हर इदाफ आप देखेंगे ना पिछले 3 साल में। अभी अकील भाई ने बात की माजरत के साथ कि फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में सन 47 से लेके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 3 साल लगातार 8% से फिस्कल डेफिसिट ऊपर हो। आज तक नहीं हुआ। रेयरली कभी 9% हुआ होगा सन 71 में, या कभी पहले साल में 9% हो गया, दूसरे साल में 8% से ऊपर, इस साल भी 8% से ऊपर हो गया। अब ये अगर हम इन चीजों को लेके चलें और आपने टैक्स की बात की, वहीं से शुरू करते हैं, तो इस वक्त तकरीबन लगाया जा रहा है कि 5.8 ट्रिलियन कलेक्ट करने का वादा किया जा रहा है। अब 5.8 ट्रिलियन का मतलब क्या है? 5.8 ट्रिलियन का मतलब है कि आपकी जो नॉर्मल इकोनॉमी ग्रो करेगी और कोई एडिशनल टैक्स ना लगे तो वो तकरीबन 5.3 ट्रिलियन की, ये इकोनॉमिस्ट ने वर्कआउट की, ये तकरीबन 5.4 ट्रिलियन तक पहुंचेगा इफ नथिंग एल्स हैपेंस। ठीक है, ग्रोथ होगी इकोनॉमी में, जाहिर सी बात है आप लोगों की सैलरीज जैसे बढ़ती हैं माशाल्लाह, तो आप ज्यादा टैक्स देंगे। पता नहीं कब से नहीं बढ़ी, टैक्स ही बढ़ रहा है यार। आप जल्दी में टैक्स बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ी। बहुत आपको बताऊंगा, मैं ब्रेक में बताऊंगा क्या हालात। नहीं, मैं तो आप दो अजीम टॉक शो होस्ट और एंकर्स से बात करूं जिनका माशाल्लाह जाहिर है मिसाल दी जा सकती है। और एफबीआर को नहीं मैं कह रहा कि इनकी खोज लगाए, बट उससे तो 5.3 5.4 ट्रिलियन। अब 5.8 कैसे पहुंचेगा? वो एडिशनल टैक्सेस से पहुंचेगा। सही है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप कवर कर रहे हो और हर साल जो भी वजीर खजाना जो भी हुकूमत होती है वो कहती है हम नए टैक्सेस नहीं लगा रहे। तो भाई किसी से कोई पूछे कि सन 47 में टोटल टैक्स कितना था और आज कितना है, तो आज अगर ज्यादा आपके पहले साल में 1900 अरब था, आज 5800 अरब की बात कर रहे हैं, तो बढ़ है तो ज्यादा मिल रहा है ना, मतलब लग रहा है ना टैक्स। आपने अब आपने खुद बात छेड़ दी है तो मुझे जरूर जिक्र करने दें। 1900 अरब से हमने लेके हर साल 20% ग्रो करके 3842 अरब पर छोड़ा था। अब 5800 की बात ना करें, क्योंकि मैं इसलिए बात नहीं करूंगा कि हमें आने ख्वाब से ज्यादा ये क्रेडिबिलिटी की बात करनी चाहिए कि पिछले 3 साल में क्या हुआ। कि पहले साल कहा गया कि 4500 अरब और 5823 अरब हमारे से भी कम पर छोड़ा, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था, पहली दफा कि टैक्स कलेक्शन कम हुई हुए पिछले साल के मुकाबले, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। सन 71 की जंग के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर दूसरे साल 3900 और इस साल तकरीबन 4500 होगा, 4600 होगा, तो टोटल मिला के कोई 17-18% 3 साल में ग्रोथ है, जिसकी वजह से मईशत में तबाही आई है। बिकॉज वो इनकम होती है, जितना आएगा उसी में से खर्च होगा, उसी में से अखराजात होंगे, उसी में से सूबों को पैसा दिया जाएगा एनएफसी अवार्ड के तहत 60%, जिसकी बुनियाद पर तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के मंसूबे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होगा। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन इज फंडामेंटल। लेकिन आप याद दिला दूं कि 2019 के बजट में, वसीम भाई लास्ट स्टेटमेंट है, 5.6 ट्रिलियन का तखमीना लगाया गया था कि टैक्स कलेक्शन, तो 5.8 ट्रिलियन को पहली दफा नहीं हम ये नंबर देख रहे। 2019 जून में 5.6 और एंड हुआ था 3.9 पर। सो इस हुकूमत की जो सबसे बड़ा मसला है वो क्रेडिबिलिटी है नंबर्स की।
लेकिन इसमें एक चीज़ बहरहाल हमें मद्देनजर रखनी होगी। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि यही सवाल आपकी खिदमत पेश करें कि जब 2 करोड़ लोग तकरीबन अपनी नौकरियों से, 20 मिलियन लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं, फिर उस सिचुएशन में ज़ाहिर बहुत सारे अहदाफ मिस होंगे। तो ये क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ को मूरद इल्ज़ाम ठहराना है या फिर सूरत हाल ऐसी थी कि ज़ाहिर हमने अपनी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे टारगेट मिस किए हैं जो पर्सनल टारगेट्स आप अचीव करने के लिए रखते हैं। तो हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, चूंकि टैक्स के हवाले से बात हो रही है, फिर ज़ाहिर आगे बढ़ेंगे। ज़ुबैर साहब से भी सवाल उनके सामने भी रखा, आपके सामने भी रखते हैं कि मुराद अगर दी जाए जो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फाइलर्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स नेट के अंदर आएँ, तो इसमें क्या मुश्किल है कि ज़िंदगी में मैं जहाँ जाऊँ, नादरा के दफ्तर में अगर जाता हूँ या मैं अगर एयरपोर्ट पे जाता हूँ या मैं ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए जाता हूँ या जहाँ भी सरकारी दफ्तर में, तो मेरे लिए एक अलग काउंटर मौजूद हो जो टैक्स देने वाले लोग, ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी तरगीब मिले कि यार मुझे भी ये काम करना है। तो इसमें क्यों कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी, कोई खास कि स्टैंड आउट करें टैक्स देने वाले लोग? देखें, हम लोग टैक्स देने वाले लोगों पे तवज्जो देते रहते हैं। उनका जो कलेक्शन है शायद 1% से भी कम है एफपीआर की। कलेक्शन जो एफपीआर की होती है 75 से 80%, वो तो इंडस्ट्री से आती है। सो हम कहते हैं अभी 1.5 मिलियन टैक्स पेयर थे, 2 मिलियन थे, अब 2.5 मिलियन हो गए हैं। और जब आप एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू देखेंगे तो वो 1% भी नहीं होगा। हाँ, उसको हमें एक्सपैंड का ट्रेडर आपका टैक्स को नहीं देता, पूरे का पूरा एग्रीकल्चर तबका आपका टैक्स को नहीं देता। रह है या सैलरीड तबका आपकी तरह का या इंडस्ट्री टैक्स देती है, और सैलरीड तबके का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज मिनिमल। देखिए, मैं अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको इस मुल्क का असल मसला बताऊं। प्लीज आप पिछले 30 साल देख लें, 30 साल देख लीजिए, और मैं किसी एक दौर को नहीं कह रहा कि अच्छा था, बुरा था, ये था। मैं आपको कुछ ट्रेंड्स बता रहा हूं पिछले 30 साल का। जो हमारा फॉरेन डेट है वो 15.5 बिलियन से 2018 में 95 बिलियन पे पहुंचा। हर साल हर आने वाली हुकूमत ने इस डेट में बतदरीज इजाफा किया। और इसी तरह साथ जो डेट सर्विस चार्ज है वो 1991 में 1.3 बिलियन था और इस वक्त वो तकरीबन 5.8 बिलियन है, और तकरीबन आपके एक्सपेंडिचर का लगभग 50% हिस्सा बन चुका है इस वक्त ना। ये सिचुएशन आपने हैंडल करनी है। इस सिचुएशन में और ट्रेंड्स के पिछले 30 साल में ओवरऑल एक आधे साल में ग्रोथ बढ़ गई हो, लेकिन आपका ग्रोथ का जो ग्राफ है वो नीचे है। फैक्ट नंबर 3, आपकी एग्रीकल्चर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी घट रही है। बहुत मुल्कों में घटती है, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्री बढ़ती है। हमारी एग्रीकल्चर भी घट रही है, हमारी इंडस्ट्री भी घट रही है एज ए पोर्शन ऑफ जीडीपी। ये इश्यूज आपको एड्रेस करने हैं। आपको इश्यूज एड्रेस करने हैं कि ये क्या वजह है कि जैसे ही हुमायूं साहब ये ट्रेंड है ना, बिल्कुल सही है। अब इसके रीजन भी बताएं ना, की वैल्यू सही करते हैं तो क्या वजह है इसके फिर? हुमायूं साहब इन ट्रेंड्स के फिर रीजन भी बताएं ना। अब ये बात भी हम बचपन से सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स होना चाहिए, नहीं होता। वो जागीरदार आ जाते, कभी वडेरा आ जाते, कभी सियासी मसलियतें आ जाती हैं, वो कोई डिक्टेटर का दौर हो या कोई गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर अभी आपने ही बताया, तो एग्रीकल्चर का यानी हम ज़रई है मईशत, और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नहीं है। ये फड्डा बचपन से सुन रहा हूं मैं, होता नहीं। तो हर्डल क्या है? ट्रेंड्स तो आपने बता दिए, रीजन बताया ना क्यों है ऐसा, मसला क्या है? ये चाय की मेरे से सवाल था। जी जी जी। हाँ, मासूमाना सवाल है, रीजन बताएं। मुल्क का सोचे, कोई ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की देखें, इतनी खतरनाक बात है कि इस पे आवाज भी जो है ना वो चली जाती है स्काइप की। नहीं यार, मैं मीनवाइल अपडेट कर दूं, वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। ऑफ कोर्स ये एक बजट की मंजूरी से पहले कुछ रस्मी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनमें से एक है वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। और जाहिर है आज अब से कुछ घंटों बाद जनाब शौकत तरीन साहब बजट पेश करेंगे। मैं अगर इजाजत दें फिर शायद अकील भाई से पूछ लें जरा। हाँ, अकील भाई, सवाल का जवाब वही तलाश है भाई। मसला क्या है ये बताएं, मसाइल यानी रीजंस क्या हैं इन मसाइल के, ये बताएं ना आपके ख्याल में। जब सब ये कह रहे हैं कि हाँ वाकई टैक्स नहीं हुआ, वाकई हमने जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है उस पर बढ़ा दिया, नए वाले को क्यों?
ये भी बात हमारी सही नहीं है कि जो टैक्स दे रहा है उसका टैक्स बढ़ाया जाता है। पहली तो बात ये है कि 78 समझ लो आप 3.6 बिलियन इस दफा भी अगर हम देखने जाएं तो तकरीबन इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो देता है वो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड सभी लोगों को लगता है। अभी इस दफा भी मेरा ख्याल है डायरेक्ट टैक्स 2.2 है। तो मैं समझता हूँ टैक्स सभी देते हैं, वाया टैक्स कलेक्ट हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मसाइल क्या है मैं सिर्फ उस पे आता हूँ। अभी जुबैर साहब जो कि मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, लेकिन मैं इनको बताना जरूर चाहूंगा कि 2018 में हम ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि सिवाय डिफॉल्ट होने के हमारे पास कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। $35 बिलियन का हमारा डेफिसिट था, 19.5 बिलियन करंट अकाउंट खसारा था, 19 में $10 बिलियन की रीपेमेंट थी, 20 में $10 बिलियन की रीपेमेंट थी, 19 में गवर्नमेंट ने खुद मुश्किल डिसीजन लिए जो कि पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेती। 20 में मुश्किल डिसीजन उन्होंने लिए, आपके रुपये को उन्होंने डीवैल्यू किया, जो रुपया आपका ओवर वैल्यू था उसको अंडर वैल्यू किया। इसके साथ साथ आपने अपना करंट अकाउंट खसारा कम किया, आपने इंपोर्ट बेस इंडस्ट्री जो थी हमारी उसको रोका, वरना हमारी आदत बनी हुई थी इंपोर्ट करके खाने की। अगर हम उस टाइम पे न रोकते, जिसकी वजह से ग्रोथ भी नहीं आई है, हमारा कलेक्शन टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, लेकिन ये बड़े टफ डिसीजन थे जो गवर्नमेंट ने लिए, उसी की वजह से आज खुशहाली हम देखने जा रहे हैं। ये उसी वजह से आई। अगर ये गवर्नमेंट डिसीजन ना लेती तो शायद हो सकता है कि हमारे पास तो रिजर्व था नहीं, 1.5 महीने का रिजर्व था इंपोर्ट का, और अगर वहां से इंपोर्ट करते तो हम बिल्कुल लेट जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो सारे डिसीजन के लेने के बाद आपकी पूरी इकोनॉमी रिवाइव हुई, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आए, आपकी इंडस्ट्री ने परफॉर्म करना शुरू किया, आपके यहाँ बाइंग पावर बढ़ा, आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ आई, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई, आपकी सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आई। ये अनबिलीवेबल काम है जो गवर्नमेंट ने किए हैं और ये हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये जुबैर भाई से पूछते हैं मेरे समझता हूँ कि वो सारे रिकॉर्ड आपके टूट जाएंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिविटीज हो रही है। जिस तरीके से आपकी बैंकिंग सेक्टर अब लेंडिंग करना शुरू किया है प्राइवेट सेक्टर को, पहले ये हमने कभी नहीं देखा था। फिर मॉर्गेजेस जो कि नामुमकिन था पाकिस्तान में, वो भी स्कूल पे स्टार्ट हो गई है। सही है। और आप ये देखेंगे 2.5 लाख गाड़ियां आप बना के बेचने जा रहे हैं। 2.5 लाख गाड़ियां तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। ये चीजें इंडिकेट करती है। फिर आईटी सेक्टर देखो, उसकी परफॉर्मेंस सही पॉइंट है। मैं वैसे आपकी तरफ भी आता हूं, लेकिन जुबैर साहब बता दें, अकील भाई ने एक ही सांस में बताया है कि किस तरह आपने अंधेरों में धकेल दिया था और किस तरह रोशनी का सफर शुरू हो गया और रुत पे जा रहा है। एग्जैक्टली मैं यहीं से शुरू करूंगा। एक तो अकील डैडी को तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि उनका पार्टी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये नफी कर रहे हैं प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर की। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने ओहदा संभालने से चंद दिन पहले जब उनको ऑफर हो चुकी थी तो उन्होंने खुद कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा हूं। शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के फाइनेंशियल मैनेजर्स ने बेड़ा गर्क कर दिया, और उसमें 4 चीजें गिनवाई जिसकी चारों चीजों की अकील भाई तारीफें कर रहे हैं कि वो सख्त तरीन फैसले थे। लेकिन शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इतना डिवैल्यूएशन से तबाह हो गई मईशत, स्पेस विद इन द फर्स्ट ईयर। दूसरा उन्होंने कहा जो 13.25% इंटरेस्ट रेट्स लेके गए थे उससे तबाह होगी आपकी मशीन। तीसरा उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड हाइक किया गैस और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में, और चौथा टैक्स का। लेकिन मैं एक आपके नाजरीन के लिए और वसीम भाई आपके लिए ये जरूर बताना चाहूंगा, ये करंट अकाउंट का जरा मैं ये जरा 19 बिलियन से सरप्लस में चला गया, देखिए $776 मिलियन। नहीं सर सुन लें, ये करंट अकाउंट का सुन ले, मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगा। पहली चीज ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने 2008 में लिया था, और हुमायूं अख्तर बैठे हुए और अकील भाई बैठे हुए, ये दोनों कंफर्म करेंगे, पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत संभाली थी तो करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज वर्स देन व्हाट वी लेफ्ट इन 2018। आपको याद नहीं होगा, आपकी एंकरिंग आप कर रहे हैं इतने अरसे से कि पीपल्स पार्टी ने अगले 5 साल ढंढोरा पीटा हो करंट अकाउंट। आपने तो नाम ही शायद सुना था 2018 के बाद। दूसरी चीज, इतना शोर मीडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ा था, उसकी वजह है एक फैसला था जो हमने करना था, और वो फैसला था कि पाकिस्तान को अंधेरों में रखना है या यहां रोशनी लेके आनी है।
2013 के इलेक्शन में नंबर 1 इशू था बिजली, और हमारे बिजली के प्लांट्स मुकम्मल हो रहे थे लास्ट 1.5 साल में। 3.5 साल आप डाटा निकाल के देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल नॉर्मल था। लास्ट 1.5 साल में एक फैसला था, एक तरफ थे अंधेरे, दूसरी तरफ थे प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट और सीपैक के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करना। आप क्या करते अकील भाई? अंधेरों में रखते, आप ना इंपोर्ट करते। कोई पीटीआई के आज तक किसी बंदे ने मुझे इस चीज का जवाब हमारे पास एक काउंटर प्लान था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल जो इक्तिसादी सर्वे पेश हुआ उसमें तो बहुत ज्यादा रोशनी कर दी आपने, इतनी रोशनी कर दी, ओवरबिल्ड कर दिया, आंखें चुंधिया गई कौम की। ये भी लोड शेडिंग है। इस पर भी बात नहीं की ना, उस पे ये कहते हैं, बाद में बात करेंगे उस पे, लेकिन पहले हुमायूं अख्तर साहब जुबैर भाई का सर वहीं से जरा जोड़ते हैं दोबारा से कि बजाय इसके कि जो ऑलरेडी बेचारा टैक्स दे रहा है या वो शोबाजात जो ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे मजीद बोझ डाला जाए। वसीम ने बड़ा राइटली किया। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर के शोबे के हवाले से हम हर बार सुनते हैं, हम जानते हैं कि मुल्क के ताकतवर तरीन लोग, असर और रसूख वाले लोग, वो जागीरदार हैं, जमींदार हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े रकबे हैं उनके। इस शोबे को किसी तरह से क्यों नहीं शामिल किया जाता टैक्स नेट में? जी हुमायूं साहब, आवाज आ रही है आपको? सर जी मुझे आ रही है आपकी। सर सवाल अगर पहुंच गया हो आप तक तो पहुंचा नहीं, रिपीट कर दूं? मैंने तो इशू रेज किया है कि इस मुल्क में 2 तबके देते हैं टैक्स, जो कि इनकम टैक्स जिसको कहते हैं। एक इंडस्ट्री देती है और एक सैलरी तबका। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस आप चाहे वो प्राइमरीली सेल्स टैक्स से लें या फेडरल एक्साइज ड्यूटी से लें, और कस्टम ड्यूटीज तो टैक्सेस, और ये पिछले 20 साल में पॉलिटिकल और ना मार्केट पर टैक्स लगा सकती है और ना ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगा सकती है। आपका सर्विस सेक्टर जो है वो 50% से ज्यादा है जीडीपी का, उसकी टैक्स कलेक्शन जो है वो 20% भी नहीं है एफबीआर की टैक्स कलेक्शन में। ये इश्यूज आप एड्रेस करें। मैंने फंडामेंटल इश्यूज पॉइंट आउट किए हैं। हम बहस कर रहे हैं हमारा दौर अच्छा था, आपका अच्छा नहीं था, हमने ये किया, हमने वो किया। आप जो पिछले 30 साल के ट्रेंड है उसको तो जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो मुझे बताया कि किस हुकूमत ने आके ठीक किए हैं जी अभी तक, चाहे वो शौकत अजीज की हुकूमत हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क की इकोनॉमी पे, एक्सपोर्ट्स के लिए जो मैं समझता हूँ कि जो ईस्ट एशियन मॉडल में आपको रियली इस मुल्क को एक्सपोर्ट किसने काम किया आज तक एक्सपोर्ट्स का, किसने काम किया एक्सपोर्ट? आई थिंक ऑडियो का इशू है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़रा रिकनेक्ट भी करें और एक अच्छी खबर भी ज़रा नाज़रीन से शेयर कर लें। अब ये देखते हैं कि वो उनके लिए अच्छी खबर है या नहीं जिनसे मुतल्लिक है। ये सरकारी मुलाजमीन के बारे में खबर ये है कि उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ये ताज़ा तरीन खबर आपसे हम शेयर कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से 10% इजाफा मंजूर कर लिया है। अब ये तवक्कुआत से ज़्यादा है, तवक्कुआत के मुताबिक है। अब ये ज़ाहिर रिएक्शन जब आएगा सरकारी मुलाजमीन का, आज एहतजाज भी सुबह से कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे सरकारी मुलाजमीन, तो ज़रा देखते हैं कि ये 10% इजाफा सरकारी मुलाजमीन किस तरह से इस इजाफे को देखते हैं और इस इजाफे को लेते हैं। सो 10% इजाफे की वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ज़राए ये बता रहे हैं, अभी ज़ाहिर बजट में भी इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। सही है। इसमें याद है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने अपने इब्तिदाई दिनों में कहा भी था कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में बहुत ज़्यादा इजाफा होना चाहिए ताकि वो चीज़ें अफोर्ड कर सके। ये वो और वो ये बहुत ज़्यादा है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये सरकारी मुलाजमीन बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। उसके बाद शहजाद साहब रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। खुरम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं भी खुरम साहब है हमारे साथ, या अभी कनेक्ट करना उनको? ठीक है जी खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई आप ये बता दें, ये एक मईशत का उमूमी तज्जिया हमने टैक्सेशन के हवाले से पहले आप में बहुत सारी बात कर ली, फिर एग्रीकल्चरल इनकम के हवाले से भी
बात कर ली, क्योंकि वो ऐसा मौजूद पे बात ही होती है, तो काम तो होता नहीं, हमने बात हमने भी कर ली, अपना ऐसा डाल दिया। आप बता दें बतौर मजमूई जो इस गवर्नमेंट ने अब तक 3 सालों में टैक्सेशन के हवाले से जो रिफॉर्म्स या जो भी इकदाम किए हैं इत्मीनान बख्श हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें 2 हिस्से हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि इत्मीनान बख्श हैं या नहीं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अभी एक मोमेंटम बना है और कोविड से हम बाहर आए हैं। हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमें रिसोर्स मजीद जो है उसकी यूटिलाइजेशन प्रोडक्टिवली करने की जरूरत है, जो भी हम टैक्स हासिल करते हैं। अच्छा। अपने खर्चों को कम करने की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करने की जरूरत है, जो कि इस वक्त कंड्यूसिव हो सकता है। अच्छा, आपका दूसरा सवाल है कि क्या ये सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, एक तो होता है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, कि पिछले साल ये था, इस साल ये कर लिया हमने, हम मोमेंटम में आ चुके हैं। लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो है रिफॉर्म्स। 3 एरियाज हैं वसीम, जिसमें हमें जो है रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को अब हर हाल में शुरू करने चाहिए। एक तो है टैक्स के रिफॉर्म्स, कि टैक्स को सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए, कैसे जो है गवर्नेंस बेहतर हो टैक्स की, और टैक्स का नेट कैसे बढ़ाया जाए। ये कल एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात ये की है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आ सकती है। वो ये कि कंजम्पशन पे टैक्स होगा और इनकम पे टैक्स होगा, कोई और टैक्स जो है वो नहीं होगा, ऐसा ऐसा फेज आउट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये स्ट्रैटेजी देखनी होगी। ये एक रिफॉर्म बहुत बड़ा है कि टैक्स को कैसे ठीक किया जाए, अथॉरिटी कलेक्शन और उसकी यूटिलाइजेशन, ये दोनों एरियाज हैं रिफॉर्म्स में, नंबर 1। सेकंड है आपके यहाँ पब्लिक फाइनेंसेस। देखें, इस वक्त जो इकोनॉमी या पिछले 30 सालों से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो है पब्लिक फाइनेंसेस की खराब मैनेजमेंट। इसमें हमने अपने टैक्सेस को गलत जगह ज्यादातर यूज किया। टैक्स हमने अच्छा इकट्ठा किया, लेकिन कहाँ यूटिलाइज किया और कहाँ करना चाहिए था। और उसके साथ साथ डेट मैनेजमेंट, कि हमने डेट जो है वो लिया और उसको सिर्फ रीपे किया। इस गवर्नमेंट का भी ये प्रॉब्लम रहा है कि टैक्स लेके डेट लेके रीपे किया है। डेफिनेटली ओवर द पीरियड ये डेट जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन बात ये है कि डेट का सही इस्तेमाल, प्रोडक्टिव यूज, आज जो है हमारे पास डेट टू जीडीपी थोड़ा सा नीचे आया है, बट अभी इस पे बहुत प्रॉब्लम है, हमारी ग्रोथ को रोक सकता है। देखिए, जब भी आप किसी से डेट लेते हैं ना, आप अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो डेट को हमें सही से मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है, वो एनर्जी रिफॉर्म, वो अभी नहीं हुए हैं। आपके यहाँ जनरेशन कैपेसिटी अच्छी खासी है, आपके यहाँ डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन उसको पहुंचाने का जो आपके पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। टैक्स रिफॉर्म नहीं हुई, एनर्जी अब 3 साल हो गए, मेरा ख्याल है हो जाए तो अच्छा है, ताकि तो 2 साल। मैं अगर ठीक ये पॉइंट आ गया, अब अगर हम हुमायूं साहब से स्पेसिफिक सवाल पूछ सकूं, हम टैक्सेशन से आगे बढ़ते हुए, हुमायूं साहब आपको आ रही है मेरी आवाज? आई होप आ रही हो हुमायूं साहब? बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसके बाद इकरार लेके आगे चलेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट वो टर्म है जिसमें पीटीआई ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है नून लीग को, कि भाई वो पाकिस्तान की तारीख के आला तरीन दर्जे पे ले गए, $19 बिलियन, और हम देखो कैसे डेफिसिट से निकाल के सरप्लस पे ले आए, शायद $750 मिलियन, समथिंग लाइक दैट है। जुबैर साहब ये कहते हैं और नून लीग हमेशा कहते हैं कि भाई उसकी एक सीधी सीधी वजह भी है, सिर्फ नंबर्स कोट ना करे, कॉन्टेक्स्ट भी कोट करे, वो ये है कि हमें खास तौर पे आखिरी 2 सालों में हमें एक डिसीजन लेना था कि हमें यहाँ पे मशीनरी इंपोर्ट करनी है लोड शेडिंग खत्म करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एक्सवाइजेड के लिए, या नहीं करनी। अगर मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो भाई इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसबैलेंस होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। ये एक इकोनॉमिक फिनोमिना है, जब आप एक चीज बढ़ाते हैं, एक चीज कम करते हैं, दूसरी चीज बढ़ती है। वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा यार आप बताएं, आप हमारी जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते कि नहीं करनी मशीनरी इंपोर्ट, ताकि पेपर पे दिखा सके कि भाई करंट अकाउंट जो है ना वो सरप्लस में है, डेफिसिट में नहीं है। ये बता दें हुमायूं भाई, सुन रहे हैं जुबैर भाई? जब आप अपने कर्जे बढ़ाते हैं वसीम भाई, तो आप ऐसी चीजों पे वो कर्जा या इक्विटी या मुल्क का कर्जा लगाते हैं जो प्रोडक्टिव सेक्टर हो, जो फॉरेन एक्सचेंज और आमदनी लाए। अगर आप वो कर्जे लेके सारे सड़कों पे लगा देंगे तो उसमें यही हाल होगा कि $20 बिलियन। देखिए, मैं एक अभी तो मशीनरी इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुई थी। पीएसडीपी की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी अच्छे लोग हैं, जवाब दे दें मेरा पॉइंट। सारे जी फोन पे ले लो हमारे सबको, अगर बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो, ताकि बाकी आर्गुमेंट तो हो सके कंप्लीट। चाहिए कि एफडीआई बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, ताकि आप जरा सी ग्रोथ जब आए तो आप दौड़े जाते हैं 23 मरतबा IMF के पास, उसको ठीक किया जाए। ये हुमायूं साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे मैं जुबैर साहब की तरफ जाते हुए जरा उनसे पूछता हूँ कि सर ये जो बात ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम ये मुकाबला करते रहे अब ता जिंदगी कि उनके दौर में क्या हुआ था और हमारे दौर में क्या होना था और इस दौर में क्या नहीं हुआ और हमने क्या कर दिया, अगर हम बुनियादी जो मसाइल हैं उन पर ज़रा बहस को ले आएँ
कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, और सब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपनी आरा की शक्ल में भी, अपनी तजावीज़ की शक्ल में भी, और चीज़ों को ज़रा हम ये मुकाबले की फ़ज़ा से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए ज़रा अगर इस तनाजुर में देखना शुरू करें तो क्या ये बेहतर सिलसिला नहीं होगा आपके ख्याल में? जी इकरार भाई, बिल्कुल सही बात है, और ये उस वक्त होगा जब हम अवाम की बात करेंगे। और अवाम के लिए मईशत क्या है? अवाम के लिए क्या मईशत के 3 बुनियादी चीजें होती हैं, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई। बिल्कुल सही। ये 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। तमाम फैसला साजी जो होती है वो उसके लिए होती है कि महंगाई को कम किया जाए, गुर्बत को कम किया जाए और बेरोजगारी को कम किया जाए। अगर आप उसकी बात भी नहीं करेंगे, आप अगर डिस्कशन भी सुन लें, कल भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब पता नहीं कितनी बड़ी बातें कर ली, लेकिन इन 3 बुनियादी चीजों पर नहीं बात की। एक दफा तो वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी आप मुझे खुद बताएं कि क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अवाम की हालत अच्छी हुई है या खराब हुई है, और अगर अच्छी खराब हुई है तो उसको यहां से आप आगे लेके जाने के लिए गुर्बत को कैसे कम करेंगे? महंगाई के लिए मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बता दूं। जिस वक्त चीनी की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई और उस पर वजीर आजम ने भी नोटिस लिया, कमीशन भी बनाया, JIT भी बन गई, FIRA भी कट गई, माफियाज का भी हमने हजारों दफा, लेकिन कीमत नहीं कम हुई। तो असल सवाल तो यह है कि आटे की कीमत अवाम को कैसे वापस 33 रुपए होनी चाहिए या 35 रुपए होनी चाहिए बजाय के 80 रुपए होनी चाहिए। ये चीनी की कीमत 60 रुपए JIT में भी लिखा वो तो ये बताते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें हैं, सब जो भी दालें मंगवा रहे हैं, वीट मंगवा रहे हैं, जो शुगर मंगवा रहे हैं, जो पाम ऑयल है और जो बाकी चीजें हैं, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में फर्ज करें अगर 100% बढ़ा तो 30% नहीं बढ़ने दिया। इकरार मैं इसका मैं जवाब दे दूं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ये इतनी हाई हैं तो पाकिस्तान जिस खित्ते में रहता है उसमें पाकिस्तान में महंगाई की शरह डबल से ज्यादा क्यों है? इंडिया से भी, श्रीलंका से भी, भूटान से भी, नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी। क्या वो नहीं रहते, वो नहीं इफेक्ट होते? ये तमाम चीजें जो आपने गिनवाई हैं। सही। देखें, अगर आपकी बम्पर क्रॉप हुई है तो फिर आपकी महंगाई क्यों होनी चाहिए? आप मुझे खुद बता देना। बम्पर क्रॉप का मतलब ये है कि सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो फिर तो प्राइसेस गिरनी चाहिए। वो कहते हैं नेट एक्सपोर्टर से हम नेट इंपोर्टर बन गए, इसलिए रिलायंस बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों से। ये ओवर द ईयर्स ये हुआ है कि हम नेट इंपोर्टर बन गए इस इन सारी चीजों। अच्छा, लेकिन मैं ठीक है, एक ही बात होगी। अब मैं जरा एक और मौजूद की तरफ आता हूँ। अकील करीम डेडी साहब सुन भी रहे हैं, बड़ा मानी खेज मुस्कुरा रहे थे जब जुबैर भाई बात कर रहे थे। अकील साहब, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से जाहिर है गवर्नमेंट ने बड़ी मराहत दी है, गवर्नमेंट अपना क्रेडिट भी लेती है। इस गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। तो और हमने देखा है कि वो एक सिलसिला चलना शुरू भी हुआ है। इसमें भी मैं बहस को वहीं लेके जाना चाहता हूं कि ये तो अच्छी बात है, सेक्टर चला है, एम्प्लॉयमेंट भी उससे मिलेगी, सीमेंट सेक्टर को भी फायदा होगा, सारा कुछ। आम आदमी की दस्तरस में कितना आसानी से एक नया घर आ सकता है? कल शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि भाई ट्रिकल डाउन की कहानी छोड़ो, अभी से ऐसे इकदाम करो कि आम आदमी घर बना सके। ये नहीं कि ट्रिकल डाउन आएगा, आगे बढ़ेगा, फिर आम आदमी इस काबिल हो जाएगा। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन, ये शराइत, ये पहली लीज हो, फला हो, ये सारा ऐसा है कि अच्छा बैंक में अकाउंट भी हो, वो रेडी वाले को तो नहीं होगा, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। तो वो एक आम आदमी की दस्तरस में कितना आसान हुआ है घर बनाना, या अभी भी दिल्ली दूर है? मैं आपकी बहुत अच्छी बात आपने की। मैं समझता हूँ हमारी जो टर्न अराउंड इकोनॉमी हो रही है ना, ये सेक्टर सबसे अहम है। पाकिस्तान में पहली दफा हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिला। अब हाउसिंग सेक्टर में आम आवाम को मॉर्गेजेस मिलेंगे। अच्छा। और लो हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन नहीं लिया। जी आई थिंक राब्ते में खलल है। हाँ जी। पे आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। 30 से 40 हजार रुपए वाला जो आदमी जिसकी सैलरी है, जो पहले कभी मकान खरीदने का सोच भी नहीं सकता था, इस पॉलिसी में वो इजीली अपना मकान खरीद सकता है। 10 से 12 हजार रुपए जो किराया देता है उसकी जगह किस्त देगा और मकान का मालिक बनेगा। पाकिस्तान में पहले कभी हाउसिंग में इतनी बड़ी डिमांड नहीं आ रही थी। अब मैं आपको यकीन से कहता हूँ हर साल नए 4 लाख मकान की डिमांड आएगी और ये अगले 25 साल तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे।
इसी की वजह से आपके 45 इंडस्ट्री को एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा। और एक बात जो आपने जुबैर साहब और आपस में बात कर रहे थे कि करंट अकाउंट सरप्लस होने की जो वजूहत है ना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले हमने क्विकली बस सम अप कर दें मैडम लास्ट मिनट जी। हमने रुपये को ओवर वैल्यू रखा था, इस गवर्नमेंट ने रुपये को अंडर वैल्यू किया, जिसकी वजह से आपका रेमिटेंस बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिसकी वजह से लोग डॉलराइजेशन से बाहर निकले और इंडस्ट्री की तरफ जाने लगे। तो ये जो डिसीजन है ना, इसको हमें अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए, इवन अपोजिशन को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और इन सबको आपस में मिलकर बैठने की जरूरत। बिल्कुल सही बात है। इस पाकिस्तान के मुल्क में जो भूख है उसको मिटाने के लिए अब इकट्ठे बैठने पड़ेंगे। पॉलिसियां माशाल्लाह ऐसी बन रही है कि अब ये पाकिस्तान टेक ऑफ होगा और ये गुर्बत यहाँ बहुत कम होगी। अल्लाह करे बस बात फिर वही है कि इस पर अमल दरामद भी हो, और अमल दरामद होते हुए हम देखें भी इंशाअल्लाह अजीज। जिस तरह आपने घरों के हवाले से भी कहा और खुर्रम शहजाद साहब ने भी कहा कि एक टैक्स का मामला, और ये घर कैसे मिलेंगे एक आम आदमी को, एक जो रेडी वाला है, एक जो मजदूर है, वो किस तरह से घर खरीदेगा, इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत है। पता तो चले ये भी, इस पर भी जरा हम आके सवाल करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नए पैनल के साथ हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।